दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 13 मार्च को जेआईसी लेक्चरर का मेंस होने जा रहा, उसमें जो निबंध और हिंदी 50 नंबर का निबंध और 50 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसमें कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। मैंने 2018, 19, 20 3 साल यूपीपीएससी मेंस दिया और तीनों साल इंटरव्यू दिए थे और हिंदी में बहुत अच्छे नंबर थे, निबंध में तीनों साल बहुत अच्छे नंबर थे। 2018 में 92 नंबर 150 में, 2019 में 91 नंबर और 2020 में 90। ये 3 साल का निबंध में स्कोर था। तो ये कैसे क्या स्ट्रेटजी हमने अपनाई, तो तीनों साल बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि निबंध में किसी के 60, 65, 70 तो किसी के 100, 105, 102, 105 तक भी इसमें लाए जा सकते हैं। अब यहाँ बात आई कि 50 नंबर में निबंध में मैक्सिमम कितना स्कोर हो सकता है, तो 35 नंबर तक का स्कोर किया जा सकता और 30 नंबर तो इजीली आ जाएंगे। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए निबंध के लिए, तो इसमें एक निबंध लिखना है जो आपको 1000 शब्द में लिखना होगा। तो कुछ जो कॉमन पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि निबंध जो भी आप टॉपिक चूज करें उसमें निबंध लिखें, तो उसमें प्रवाह, कंटिन्यूटी या कहा जाए उसमें एक फ्लो, प्रवाह होनी चाहिए। प्रवाह किनके बीच, मान लो एक पैराग्राफ आपने ये लिख दिया, अगला पैराग्राफ यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो अगले एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में जो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, और दूसरा एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच भी आप फ्लो को मेंटेन करें, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो पहला जो निबंध में होता है वो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना चाहिए, यानी प्रवाह। दूसरा, जो भी आप निबंध लिख रहे हों उसको मल्टी डायमेंशनल बनाइए, यानी इसको बहुआयामी बनाइए। ये नहीं कि जलवायु परिवर्तन पे, मान लेते हैं जलवायु परिवर्तन पे आ गया और जलवायु परिवर्तन में केवल भूगोल वाला एस्पेक्ट यानी आयाम को उसमें आपने शामिल किया, यानी को उतना टच ही नहीं किया। जितने उसके एंगल हो सकते हैं हर एक एंगल पे उस पर पॉइंट बना करके आप निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपका उसका दार्शनिक पहलू क्या है, ऐतिहासिक इतिहास क्या रहा है, उसके राजनीतिक पहलू क्या है, प्रशासनिक, उसके बाद आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा की दृष्टि से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक या रणनीतिक, इन सब पॉइंटों को ध्यान में रख करके आप निबंध बहुआयामी बना सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, चुनौतियाँ क्या हैं। जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसमें हो सकता है टॉपिक में ही चुनौती आ जाए, जैसे प्राकृतिक आपदा, चुनौतियाँ व समाधान, इस टाइप का टॉपिक आ सकता है। तो या अन्य जो भी कॉमन टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक प्राकृतिक, जैसे यही जलवायु परिवर्तन ले लेते हैं, तो इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं जलवायु परिवर्तन से। अब ये चुनौतियाँ हैं, तो चुनौतियाँ किन किन क्षेत्र में हैं, तो वही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तो इन सबको सामरिक, इन्वायरमेंट, सुरक्षा की दृष्टि से इन सब आयाम पे आप देखिए क्या क्या चैलेंजेज हैं। फिर अगला, अगर चैलेंजेज आपको पता चल गए तो उठाए गए कदम, समाधान के लिए उठाए गए कदम, हर एक टॉपिक को देखिए और ये वैश्विक स्तर पे क्या कदम उठाए गए हैं, यानी ग्लोबल स्तर पे, नेशनल स्तर पे, स्टेट स्तर पे और लोकल स्तर पे। ऐसे आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप इसमें सोच सकते हो कि स्टेट एक्टर यानी जो गवर्नमेंटेड बॉडी हैं या उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, और नॉन स्टेट एक्टर का मतलब हुआ
जिसमें गैर सरकारी संगठन शामिल होते हैं, जैसे सिविल समाज, कोई एनजीओ हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, इन सब के द्वारा भी प्रयास किया जाता है। तो इसके स्तर पे आप देखिए। फिर अगला आप देखिए कि कितना सक्सेसफुल रहा है। जो कदम ये उठाए गए हैं देश के स्तर पे, विश्व के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, सरकारी स्तर पे, यानी सार्वजनिक स्तर पे और निजी स्तर पे जो प्रयास किए गए हैं वो कितने सक्सेस रहे हैं उनका बताइए। और सक्सेस के बाद अगला जो आपको बताना चाहिए निबंध में, और क्या किया जाना चाहिए, यानी ये हेडिंग वहाँ नहीं डालना, पैराग्राम में ही सारा निबंध आपको लिखना है। यानी इस तरीके से आप निबंध को आगे यानी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो इसमें आपको और क्या किया जाना चाहिए, यानी आपका सजेशन, जो कदम उठाए गए हैं उससे कितनी सक्सेस मिली और कितना सक्सेस अभी कितने दूर हैं उन लक्ष्यों को, और तो इसके लिए और क्या किया जाना चाहिए इसमें आप बताइए। और इसमें हर एक एरिया वाइज बताइए, सामाजिक स्तर पे क्या, प्रशासनिक स्तर पे और क्या किया जाना चाहिए, राजनीतिक स्तर पे क्या किया जाना चाहिए, आर्थिक स्तर पे, इन्वायरमेंट के स्तर पे, सामरिक स्तर पे, सुरक्षा की दृष्टि से हर एक पहलू को इसमें बताइए कि ये किया जाना चाहिए। अंत में एक अच्छा सा क्या है, एक निष्कर्ष दीजिए। और निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, सकारात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। तीसरा विजनरी, यानी आगे यानी आपका ऐसा निष्कर्ष आप देख के जाइए कि आप आगे फ्यूचर को ध्यान में रख करके भी उस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो ये आपका होना चाहिए। अब बात आती है सबसे अन्य चीज़ें, जब आप निबंध लिखें तो उनमें हर एक पहलू को करेंट एग्जाम्पल से, वर्तमान संदर्भ में करेंट एग्जाम्पल से ज़रूर इंटीग्रेट करें। करेंट एग्जाम्पल का मतलब हुआ कि कोई रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स है, या कोई आपका क्या रिसर्च पेपर है, इन सब का आप क्या करिए, यानी इसमें इस्तेमाल करिए। या फिर कोई केस स्टडी है, उस केस स्टडी का भी आप एग्जाम यानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी लिख रहे हैं तो आप किस और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें आपके क्या हो गए, कोई कविता सीधे टॉपिक से, कोई श्लोक है, ये सब आपके निबंध को क्या बनाते हैं, यानी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और दूसरी आपका क्या है, एग्जामिनर इससे प्रभावित होता है। कविता, श्लोक, कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई छंद, इस प्रकार के आप बीच बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो उद्धरण कोटेशन होते हैं विचारकों के, दार्शनिकों के, विचारकों के, दार्शनिकों के और आपके प्रशासकों के या राजनीतिज्ञों के, जो राजनीतिज्ञ होते हैं उन सब के विचार को भी, यहाँ पर कोटेशन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन पे कोई क्वेश्चन आता है तो महात्मा गांधी का कोटेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये पृथ्वी सबकी आवश्यकता को पूरा कर सकती है किंतु किसी की लालच को नहीं। तो इनको डबल इन्वर्टेड कामा में जो इस टाइप का है तो यहाँ लिखिए, और इसको पेन चेंज करके आप काले पेन दूसरे पेन से इसको इसमें इन्वर्टेड कामा में आपको इसको बीच में हाईलाइट करके इसको लिखना चाहिए। तो इन सब को अगर आप करते हैं तो आपके यकीन मानिए कि 50 नंबर में कोई भी टॉपिक आप चूज करिए, 30 नंबर कहीं नहीं है, 30 के ऊपर आएंगे और 30 से 35 नंबर के बीच आपका स्कोर 50 नंबर में हो जाएगा अगर ये सब करते हैं तो। अब बात आती है कि जो टॉपिक दिया जाएगा हम कौन सा टॉपिक चूज करें। तो दोस्तों कोई भी टॉपिक चूज करिए, डिपेंड करता है कि जो टॉपिक चूज कर रहे हैं उसके संदर्भ में आपके पास डेटा, फैक्ट, रिपोर्ट, इंडेक्स व कितना कंटेंट है और कितना खुल करके ओपन हो करके उस निबंध को आप लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए टॉपिक चूज करने में। बाकी आप टॉपिक कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने 2018 से लेकर 2020 के बीच डिफरेंट टाइप के टॉपिक चूज किए और हर एक टॉपिक को
यानी कभी आर्थिक, कभी राजनीतिक, कभी स्कीम वाला। ये नहीं कि तीनों साल एक जैसे टॉपिक चूज किए, डिफरेंट प्रकार के टॉपिक चूज किए, लेकिन जो नंबर आए हैं उनमें बिल्कुल अंतर नहीं रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपका कंटेंट दमदार है, आपके निबंध में फ्लो है, कंटिन्यूटी है, आप करंट एग्जाम्पल जो ऊपर अभी हमने जितनी बातें बताई उन सबको आप अपने निबंध में शामिल कर लेते हैं, तो आपको नंबर पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये आपका हो गया निबंध का। अब इसके बाद आती 50 नंबर की हिंदी। और हिंदी का ये पेपर है कि 50 में आप 40 नंबर ईजिली ला सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? जी हाँ, 50 में 40 नंबर आप ईजिली ला सकते हैं। जैसे हम अपना पर्सनल बताएं तो पीसीएस में 150 नंबर का होता है हिंदी का पेपर। इसमें हमारे 99 नंबर आए हुए थे, यानी इसमें 70% स्कोर हुआ था, लगभग 70%। लेकिन तब हुआ था जब हमारा 10 नंबर का ग्रामर गलत हो गया था। अगर ये 10 और सही होता तो 110 तक स्कोर आसानी से हो जाता। तो यहाँ पर भी आपको बताना चाहेंगे कि आप 35 से लेकर 40 नंबर ये हिंदी वाले को हल्के मत लीजिएगा, यहाँ आपका स्कोर हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या हिंदी में आएगा तो आपने सिलेबस देख लिया होगा। एक तो आएगा कि पैसेज दिया होगा, उसके रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, और इस व्याख्या में बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और इसको क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो पैसेज के आधार पर ही हमने यहाँ कुछ चीज़ें शामिल किया है कि पैसेज के आधार पर ही आप व्याख्या करें। तो उसमें आप क्या व्याख्या हेडिंग डालिएगा, और सबसे पहले जो पैसेज दिया होगा उस पैसेज रेखांकित होगा उसको एक शब्द यहाँ लिखिए। मान लो कोई आपका लिखा हुआ है कि ये स्वर्ग से, मान लो कोई पैसेज अंडरलाइन है और डॉट डॉट आखिरी कोई शब्द समाप्त हुआ, तो ऐसे लिखिए और नीचे हेडिंग डालिए व्याख्या। व्याख्या तो व्याख्या इसमें प्रसंग लिख भी सकते, नहीं लिख सकते, डिपेंड करेगा आपके पास टाइम कितना है। तो आप प्रसंग लिख सकते कि किस संदर्भ में वो पैसेज कहा गया है, तो आपके संदर्भ एवं प्रसंग एक साथ हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। या फिर प्रसंग क्लियर कट आपको झलक रहा है तो प्रसंग पहले हेडिंग डालिए। पहले क्या डालिए? पहले आप प्रसंग हेडिंग डालिए, यानी प्रसंग, और फिर आपका क्या करिए, उसके बाद व्याख्या करिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, स्पेस वहाँ कम रहता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो व्याख्या बिल्कुल पैसेज के आधार पे होना चाहिए, और जब भी व्याख्या करें तो बिल्कुल सरल भाषा होनी चाहिए। भाषा कैसी? सरल भाषा, और अपने शब्दों में व्याख्या करिए, लेकिन पैसेज से वो दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। जो पैसेज में कहा गया उसी के आधार पे होनी चाहिए। लास्ट में आपको ये विशेष जरूर लिखना है, और विशेष में आप कठिन शब्दों का अर्थ लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो जो पंक्तियाँ दी गई है उसका वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता रिलेवेंसी बता सकते हैं, या इसके अलावा जो ऊपर अंडरलाइन जिसकी आप व्याख्या किए हैं उससे मिलती जुलती आप कोई कोटेशन, कोई कविता, कोई दोहा, लेकिन संक्षिप्त होना चाहिए, जो बिल्कुल उससे मैच करता है, उसका भी इस्तेमाल व्याख्या वाले सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये आपका व्याख्या वाला हो गया। फिर एक इसी में आता है शीर्षक चूज करने वाला। तो शीर्षक जो होता है, मान लो एक कोई पैसे दिया गया, या तो ये शुरू की 1-2 लाइन के शुरुआत में ही बता दिया जाता, या अंत में शीर्षक आपको दे उसमें पैसे में दिया होता है। तो बहुत सावधानी पूर्वक शीर्षक को आपको चूज करना है। शीर्षक चूज करने के समय आप ध्यान रखें, पैसेज को 2-3 बार रीड करें, और बहुत आराम से ये सोचें कि पूरे पैसेज में यानी सेंट्रल थीम क्या है, वही पैसेज का शीर्षक होगा जिस पे पूरा का पूरा पैसेज आधारित होगा। उस सेंट्रल थीम को आप क्या करिए, ध्यान से उसको आइडेंटिफाई करिए, और फिर जो भी शीर्षक लिखें वो 3 शब्द के आसपास होना चाहिए। 3-4 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा एक सेंटेंस जैसा शीर्षक लिख दिए। जितने छोटा शीर्षक होगा उतने क्या होगा, बेहतर होगा। और जो शीर्षक हो, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये पूरे पैसेज को समाहित करता हो। इसके बाद यहाँ पर संक्षेपण वाला आता है। संक्षेपण में आपको क्या करना चाहिए, पैसेज को कम से कम 2 बार आप ध्यान से रीड करिए। संक्षेपण का मतलब हुआ कि मोस्टली 1/3
यानी लिखना होता है, जो पैसे दिया होता है उसका 1/3 लिखना होता है। तो जैसे आपका 600 शब्द दे दिया गया तो 1/3 इसका 200 शब्द में लिखना होता है। तो इसमें पैसेज को 2 बार ध्यान से रीड करिए। उसके बाद जो संक्षेपण है उसको समानार्थी शब्द यूज करते हुए जो शब्द दिए गए हैं अपनी भाषा में कॉमा लगा लगा के, तो गागर में सागर भरने वाला यहाँ होता है कि जो 600 शब्द में बात कही गई उसी को बिना भाव बदले, जो पैसेज का भाव है वही भाव लेते हुए उसको संक्षिप्त में लिख देना है। इसमें ऐसा कोई भाव मत लिख दीजिए जो पैसे से मैच ना खाता हो। तो ये संक्षेपण बहुत ध्यान से आप करिएगा, यहाँ नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाकी अन्य जो ग्रामर है रटने वाला है उसको आप रटिए जो सिलेबस में दिया गया है, और उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। उसमें पूरा स्कोर होता है, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, संधि, समास, इसमें आप इसको रटिए, आपके पास बुक ऑलरेडी होगी तो उससे। अब इसमें जो अन्य सेक्शन जिस पे ध्यान देना है, मुहावरे आप इसमें पीसेस में भी 30 नंबर के एक मुहावरा 3 नंबर का आता है, और यहाँ पर भी मुहावरे आएंगे। तो मुहावरे का अर्थ आप किताब से लिख देंगे, लेकिन जो वाक्य प्रयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, जो किताब में दिया होता है ट्रेडिशनल टाइप का वाक्य प्रयोग कर देते हैं। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, इसका मतलब हुआ। और आप जैसे कि बचपन से ही इसको पढ़ते आए हैं कि किसको, चोर को, सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तो यहाँ पर आपका जो सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, ये बहुत घिसा पिटा वाक्य प्रयोग है, ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। आप ऐसा वाक्य प्रयोग करने से बचें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इसमें नंबर बहुत कम मिलते हैं। और आपको जो वाक्य प्रयोग करना है वो आपका करेंट एग्जाम्पल, वर्तमान पर्सपेक्टिव में करेंट एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। अगर करेंट पर्सपेक्टिव में आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें नंबर मिल जाते हैं। जैसे पीसीएस में अगर बताएं तो जो कुछ लोग कॉपी देखे हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीके से वाक्य प्रयोग किए थे तो उनको 3 नंबर 1.5 नंबर मिला, और जो करंट संदर्भ में वाक्य प्रयोग किए उनको 2.5 नंबर और 2 नंबर मिला। तो यहाँ पर अंतर यहाँ वाक्य यानी नंबर का आ जाता है। तो करंट संदर्भ में, करंट का मतलब हुआ वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके संदर्भ में वाक्य प्रयोग करिए, क्योंकि वही आपका क्या होगा, इनोवेटिव होगा। आप नए तरीके से सोच पा रहे हैं, किताबों में सिमट कर नहीं रह जा रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर किसी को अभी और कोई डाउट रह गया है तो आप लोग 9919698146 पे क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 9919698146 पे कोई भी क्वेरी है तो इस पे आप मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।